यहां पर जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख है सन 1191 का। 1191 के गोपेश्वर त्रिशूल लेख के अनुसार इस समय अशोक चल्ल का कुमाऊं के अंदर, उत्तराखंड के अंदर अशोक चल्ल का शासन यहां पर चल रहा था। तो वीरचंद के समय पर अशोक चल्ल का यहां पर आक्रमण हुआ। कुछ समय के लिए अशोक चल्ल ने यहां शासन किया। अशोक चल्ल जो कि वैराद कुल का शासक था, अशोक चल्ल जो कि किस कुल का शासक था? वैराद कुल का शासक था। इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और इसका शासन यहां पर रहा था। ये किससे पता चलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो कि 1191 का हमें प्राप्त हुआ है, उससे ही हमें पता चलता है कि कुमाऊं में अशोक चल्ल का शासन भी कुछ समय के लिए रहा था। और वो किसके समय में? वीरचंद के समय में कुछ समय के लिए इसका शासन यहां पर रहा था। ठीक है। वीरचंद के बाद देखिए, वीरचंद के बाद कुछ और शासक जिन्होंने यहां पर शासन किया, जिसमें नरचंद, थोहरचंद, ठीक, और कल्याणचंद प्रथम। कल्याणचंद प्रथम का शासन इसके बाद यहां पर रहा। थोहरचंद, जिसे आगे हमने पीछे बात करी थी शुरुआत में, किसके बारे में? थोहरचंद के बारे में, कि चंदों के दीवान हर्षदेव जोशी, जो कि अंतिम समय में चंदों के दीवान थे, उसने या उनके द्वारा थोहरचंद को कुमाऊं का चंद वंश का संस्थापक माना गया है। ठीक है। तो थोहरचंद बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये हर्षदेव जोशी के अनुसार ये चंद वंश के संस्थापक हैं, जबकि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इनका क्रम बहुत बाद में आता है। इससे पहले ही सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 700 ईस्वी में कुमाऊं के अंदर कर दी थी। ठीक है। इसके बाद कल्याणचंद प्रथम के बाद अगला जो प्रमुख शासक है वो है त्रिलोकचंद। ठीक है। किसके बाद? वीरचंद, नरचंद, थोहरचंद और कल्याणचंद प्रथम के बाद जो अगला प्रमुख शासक है वो कौन है? त्रिलोकचंद है। त्रिलोकचंद को जाना जाता है चंद वंश का सबसे पहले साम्राज्य विस्तार। चंद वंश का सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किसके द्वारा किया गया? त्रिलोकचंद के द्वारा किया गया। त्रिलोकचंद ने सबसे पहले छखाता पर आक्रमण किया। देखिए छखाता किसे कहते हैं? नैनीताल वाला जो क्षेत्र है इसको छखाता कहा जाता है। तो सबसे पहले छखाता पर आक्रमण करके इसे चंद वंश में या चंद शासन में, चंद राज्य में मिलाया किसने? त्रिलोकचंद ने मिलाया। ठीक है। और यही छखाता को जीतने के बाद इसने भीमताल के किले का निर्माण भी किया था। ठीक हो गया। भीमताल के किले का निर्माण भी किसने किया था? त्रिलोकचंद ने किया था। छखाता पर आक्रमण करके इसको जीता। चंद वंश में देखो, चंद वंश का सबसे पहले साम्राज्य विस्तार करने वाला जो राजा है वो कौन है? त्रिलोकचंद है। और साम्राज्य विस्तार के तहत इसने छखाता पर आक्रमण करके सबसे पहले इसे चंद राजवंश में या चंद राज्य में मिलाया। और यहां पर भीमताल के किले का निर्माण भी किसने करा है? त्रिलोकचंद ने करा है। ठीक है। त्रिलोकचंद के बाद जो अगला शासक आता है वो है अभयचंद। ठीक है। त्रिलोकचंद के बाद अगला शासक कौन है? अभयचंद है। अभयचंद चंद वंश का पहला शासक है। अभयचंद चंद वंश का पहला शासक है जिसके स्वयं का अभिलेख मिला है। ठीक है। तो पहला अभिलेख स्वयं का, खुद का लिखवाया हुआ अभिलेख चंद्रवंश के अंदर सबसे पहले हमें किसका मिलता है? अभयचंद का मिलता है। तो अभयचंद एक महत्वपूर्ण शासक है चंद्रवंश के अंदर, क्योंकि सबसे पहले अभिलेख चंद्रवंश में किसने लिखवाया है? तो अभयचंद ने लिखवाया है। ठीक है। इनका जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है 1360 का अभिलेख इनका प्राप्त हुआ है। 1360 ईस्वी का अभिलेख इनका हमें मिला है। किसका? अभयचंद का 1360 ईस्वी का अभिलेख मिला है। तो कुमाऊं का पहला शासक जिसका अभिलेख हमें प्राप्त हुआ वो कौन है? अभयचंद है। अभयचंद के समय में एक और बात कही जाती है, या एक और बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक का इस समय कुमाऊं पर
आक्रमण हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं आक्रमण नहीं किया था। संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक की कोई सेना, कोई छोटी सैनिक टुकड़ी जिसने कि कुमाऊं पर आक्रमण किया और अभय चंद ने इसे पराजित कर दिया था। ठीक है, अभय चंद ने किसे हराया? मोहम्मद बिन तुगलक की सैन्य टुकड़ी या सेना ने यहां पर आक्रमण किया था, जिसे अभय चंद ने हराया था। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा शासक है दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक की किसी छोटी सैन्य टुकड़ी ने यहां पर आक्रमण किया होगा, जिसे अभय चंद ने युद्ध में हराया था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इसका ऐसा कोई वर्णन है नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक को अभय चंद हराए इस तरह का। ठीक है, तो अभय चंद का शासक रहा। अभय चंद को किसने हरा दिया? अभय चंद ने किसको हराया? मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था जब उसने यहां पर आक्रमण किया था। ठीक है, अभय चंद के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अभय चंद के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक है, अभय चंद के बाद कुमाऊं का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे शक्तिशाली शासक और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो है ज्ञानचंद। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक हम इसको बोल रहे हैं गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जिसको जाना जाता है। और 1365 से लेकर के 1420 तक इसका शासन रहा था। किसका? गरुड़ ज्ञानचंद का शासन 1365 ईस्वी से लेकर के 1420 तक गरुड़ ज्ञानचंद का शासन रहा था। और चंद वंश का 29वां राजा था। ठीक है, चंद वंश का कौन से क्रम का राजा है? 29वां राजा है। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है और सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठने वाला राजा है, जिसने कि सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठकर शासन किया। यानी कि देखो, 1365 से लेकर के 1420 तक ये राजा रहा, यानी सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठने वाला राजा कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद है। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत था। गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठायत था। देखिए, नीलू कठायत जो है कुमाऊं के अंदर एक महत्वपूर्ण सेनापति है। कुमैया खिल्लत की उपाधि इसको प्राप्त थी और रौत भूमि भी इसको प्रदान की गई थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, 1375 के आसपास या 1375 के बाद से रोहेलखंड के राजाओं के तराई क्षेत्र पर आक्रमण शुरू हो गए। ठीक है, रोहेलखंड के राजाओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। कहां पर? तराई क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया रोहेलखंड के राजाओं ने। तब नीलू कठायत ने बहुत साहस के साथ इन रोहेलखंड राजाओं के साथ निरंतर युद्ध लड़ा और इन्हें कुमाऊं के तराई क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, किसने? नीलू कठायत ने। लेकिन जब नीलू कठायत इन रोहेलखंडों के राजाओं के साथ लगातार युद्ध लड़ने के कारण जो चंद सेना बहुत कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, चंद सेना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि लगातार रोहेलखंड के राजाओं के आक्रमण कुमाऊं के तराई क्षेत्र पर हो रहे थे। नीलू कठायत ने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला भी कर रहे थे। तो इस समय ज्ञानचंद सहायता के लिए दिल्ली दरबार में गए। इस समय ज्ञानचंद सहायता के लिए कहां गए? दिल्ली के दरबार में गए। और दिल्ली में उस समय शासन चल रहा था फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, दिल्ली में उस समय किसका शासन चल रहा था? फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा था। तो फिरोज शाह तुगलक से सहायता मांगने के लिए ज्ञानचंद दिल्ली पहुंचे।
दिल्ली के दरबार में जाने वाले कुमाऊं के एवं उत्तराखंड के पहले शासक हैं। ठीक है, कुमाऊं के पहले शासक हैं जो दिल्ली के दरबार में गए हैं। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक से सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तो इसी समय फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि प्रदान करी। किसकी उपाधि? गरुड़ की उपाधि प्रदान करी। किसको? ज्ञानचंद को। ठीक है, देखिए यहां पे हुआ क्या था, फिरोज शाह तुगलक बहुत समय से एक गरुड़ का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उसका शिकार नहीं कर पा रहे थे। जब ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में पहुंचा या दिल्ली पहुंचा, तो ज्ञानचंद ने अपने एक ही वार से उस गरुड़ का शिकार कर दिया। तब फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद से प्रसन्न होकर उसे गरुड़ की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, और गरुड़ की उपाधि प्रदान करने के साथ साथ देखिए तराई क्षेत्र पर लगातार रोहिलखंड के राजाओं के आक्रमण हो रहे थे, तो जो तराई का क्षेत्र था, वो तराई का क्षेत्र किसको दे दिया? ज्ञानचंद्र को दे दिया। तराई का क्षेत्र किसे दे दिया? ज्ञानचंद को दे दिया। जब तराई पर लगातार रोहिलखंड के राजाओं के आक्रमण हो रहे थे, वो तराई का क्षेत्र फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को दे दिया। यानी कि देखो अब यहां ज्ञानचंद को देने से अर्थ है कि फिरोज शाह तुगलक का उसे संरक्षण प्राप्त है, तो रोहिलखंड के जो राजा हैं अब वो तराई क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तराई के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो गरुड़ ज्ञानचंद को यहां से एक तो तराई का क्षेत्र प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ गरुड़ की उपाधि भी ज्ञानचंद को प्राप्त हुई थी। ज्ञानचंद ने वापस आके गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। ज्ञानचंद ने वापस आकर के अपना राज चिन्ह किसको बना लिया? गरुड़ को बना लिया। देखिए पूरे चंद वंश की अगर हम बात करें तो चंद वंश का राज चिन्ह गाय था। ठीक है, पूरे चंद्रवंश में चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या रहेगा? गाय रहेगा। केवल गरुड़ ज्ञानचंद के समय में गरुड़ को इसने अपना राज चिन्ह बनाया था। ठीक है, क्योंकि गरुड़ की उपाधि उसको प्राप्त हुई थी किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से, सॉरी फिरोज शाह तुगलक से उसको ये उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक, इसके अलावा नीलू कठैत, क्योंकि इसने रोहिलखंड के राजाओं का सामना बहुत बहादुरी से किया था, तो इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि प्राप्त थी। कुमैया खिल्लत की उपाधि प्राप्त थी, प्रदान की गई थी किसके द्वारा? गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा, और साथ ही रौत भूमि भी इसको दी गई थी। ठीक है, कुमैया खिल्लत की उपाधि और रौत भूमि किसी भी सैनिक को या किसी भी सेनापति को सेना में असाधारण साहसिक कार्य करने के लिए प्रदान की जाती थी। चंद्रवंश के अंदर कुमैया खिल्लत की उपाधि और रौत भूमि, ठीक, किस लिए प्रदान की जाएगी? सेना में असाधारण साहसिक कार्य करने के लिए यह उपाधि और रौत भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो नीलू कठैत है, नीलू कठैत के साथ कुछ विवाद हो जाने के कारण, ठीक है, देखो इसके गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में एक व्यक्ति था कत्ता कमलेची। नीलू कठैत ने कत्ता कमलेची की हत्या कर दी थी, जिस कारण से गरुड़ ज्ञानचंद ने बाद में नीलू कठैत की हत्या करवा दी। ठीक है, किसकी हत्या करवा दी? नीलू कठैत की हत्या करवा दी, और इसके दोनों बेटों की आंखें भी फुड़वा दी थी। ठीक है, तो नीलू कठैत की हत्या करवा दी गई किसके द्वारा? गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा, और नीलू कठैत के दोनों बेटों की आंखें भी फुड़वा दी गई किसके द्वारा? गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा इनकी आंखें भी फुड़वा दी गई थी। ठीक है, अब गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में जो कुछ अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें गरुड़ ज्ञानचंद के विषय में कुछ बातें की गई हैं, जैसे सेरा
खड़कोट से प्राप्त ताम्रपत्र में, सेरा खड़कोट से प्राप्त ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है। क्या कहा गया है? राजाधिराज महाराज कहा गया है। गरुड़ ज्ञानचंद को किस अभिलेख में कहा गया है? तो जो हमें सेरा खड़कोट से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक ताम्रपत्र जो हमें मझेड़ा से प्राप्त होता है, मझेड़ा से प्राप्त ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा, मझेड़ा से प्राप्त ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। और इसी के साथ साथ एक और ताम्रपत्र गोबासा ताम्रपत्र का संबंध भी ज्ञानचंद से है। ठीक है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध भी किससे है? ज्ञानचंद से है। क्लियर है? तो 3 ताम्रपत्र ज्ञानचंद से संबंधित हैं। एक सेरा खड़कोट का ताम्रपत्र जिसमें इसे राजाधिराज महाराज कहा गया है। इसके अतिरिक्त मझेड़ा का ताम्रपत्र, मझेड़ा से जो हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें श्री राजा विजय ब्रह्मा ज्ञानचंद को कहा गया है। और गोबासा से जो ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है वो भी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद कुछ अन्य शासक, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो अन्य शासक बने उसमें एक शासक, अगला शासक जो है उसका नाम है उद्यानचंद। ठीक है, अगला शासक कौन है? उद्यानचंद है। और उद्यानचंद के बाद शासक बना विक्रमचंद। उद्यानचंद के बाद शासक कौन बना? विक्रमचंद उद्यानचंद के बाद शासक बना है। ठीक है, देखिए विक्रमचंद के समय का एक 1423 ईस्वी का बालेश्वर लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1423 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है विक्रमचंद का। कहां से? बालेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, बालेश्वर से हमें यह लेख प्राप्त हुआ है। किसमें? ताम्रपत्र के रूप में। ठीक है, तो विक्रमचंद का एक ताम्रपत्र हमें कहां से प्राप्त हुआ है? बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो कि 1423 ईस्वी का है। ठीक है, विक्रमचंद के बारे में कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में विक्रमचंद भी भोग विलास में डूब गया, जिसके कारण इसके भतीजे भारती चंद ने विद्रोह कर दिया। और चंद वंश का अगला शासक भारती चंद बन गया, विक्रमचंद का भतीजा।